सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ये हमारा आज तीसरा चैप्टर है या तीसरा पार्ट कहेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उसके वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको दे दिए जाएंगे, आप एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए सीक्वेंस में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी क्या है, समानता का अधिकार क्या है। इसमें 5 तरह की समानताओं की बात की जाती है। ठीक है, 5 आर्टिकल को ये कवर करता है, ये वाला जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 ऐसे करके मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसके बाद हम अच्छे से डिटेल में 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की समानता की बात की जा रही है, या किस तरह के भेदभाव की मनाही की जा रही है, या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है, और उनके अपवाद क्या हैं, उनके एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि छुआछूत की मनाही किस आर्टिकल में है। ठीक है, या अपॉर्चुनिटी की बात किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है। ठीक है, कई बार ये तो हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ टाइम जो कहीं ना कहीं सेट जो आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे ऐसे एग्जाम्स में जो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन देखिए नेट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नेट में वो चीज़ें आएंगी जो एक्सेप्शनल है। ठीक है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं हम अनदेखा कर देते हैं या जो इनसे रिलेटेड चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसके जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, उनको भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समान संरक्षण व विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध है। ठीक है, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की जाती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी या छुआछूत की मनाही, और आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, उपाधियों का अंत। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा आप इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं विधि के समान संरक्षण व विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, क्या कुछ इसके बारे में। नेक्स्ट, यस, तो जो आर्टिकल 14 है, ठीक है, जिसमें कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण की बात की जाती है, इसको हमने 2 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। देखिए, जो कानून के समक्ष समानता है, ठीक है, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो कानून के समान संरक्षण है ये लिया है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब देखिए कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, जो विशेष अधिकार है उनका ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता है। यहाँ पे विशेष अधिकार किसके लिए, जैसे किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी विशेष क्लास के लिए। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रोविज़न या विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, सबको जो है कानून के समक्ष जो है समान कहीं ना कहीं महत्व दिया जाता है। कोई भी कानून के ऊपर यहाँ पे नहीं है। नेगेटिव इन नेचर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे विशेष अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए ये नेचर में जो है नकारात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कानून के समान संरक्षण की जब बात की जाती है, तो जैसा कि यूएसए से हमने लिया, अब इक्वल विद इक्वल्स एंड अनइक्वल्स विद अनइक्वल्स, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, समानों के साथ आप समान व्यवहार कर सकते हो। जैसे समान क्या, अगर परिस्थितियाँ समान हो, फॉर एग्जांपल एक कोई आदमी है जिसकी 50 करोड़ जो है आमदन है, ठीक है, दूसरा आदमी उसकी भी 50 करोड़ आमदन है, तो दोनों की परिस्थितियाँ कैसी है, इक्वल है, सेम है। अगर उन पे आप टैक्स लगाते हो इक्वली, ठीक है, एक समान रूप से अगर टैक्स लगाओगे तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों पे जो है बराबर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ज़्यादा या दूसरे पे कम प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दोनों पे। लेकिन अनइक्वल्स विद अनइक्वल, क्या हम इस चीज़ से क्या समझें कि अगर परिस्थितियाँ असमान हो, ठीक है, एक कोई गरीब है और दूसरा अमीर है, तो उन पे हम जो है टैक्स बराबर नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम जो अमीर है उस पर उसकी आमदन के अकॉर्डिंग टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है जिसके पास उतनी आमदन नहीं है तो उस पे उस हिसाब से हम जो है टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनइक्वल्स विद अनइक्वल का जो प्रावधान है वो यही है कि आप जो है अमीरों के साथ जो ज़्यादा आप टैक्स आप वो उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उनके साथ थोड़ा सा कम आप इस तरह से पेश आ सकते हो। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कानून के समान जो है उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। तो पॉजिटिव इन नेचर, इसको पॉजिटिव नेचर में बताया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल है, इन सब की कैटेगराइजेशन क्यों की गई है, क्योंकि इनकी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं असमान हैं।
ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है, इस कैटेगरी के बेस पे लोगों को रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये नेचर में कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसका अपवाद देखिए, एक्सेप्शंस क्या हैं इस आर्टिकल के। आर्टिकल 15 का 3, ठीक है, जिसमें स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे इक्वालिटी बोलता है कि भाई यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ है फिर, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अलग से प्रिविलेजेस की बात की जाती है। आर्टिकल 15 का 4, ठीक है, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो कहाँ देखिए, ये डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस आर्टिकल में जो ऐसे प्रावधान है, और यहाँ पे हम अपवाद के तौर पर इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 16 का 4, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को जो सरकारी नौकरी में भी रिजर्वेशन की बात की जाती है। और देखिए आर्टिकल 361, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो क्या है कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति और गवर्नर को जो है दूसरों के समान व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि उनको जो यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। एक तो वो किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं न्यायपालिका के प्रति, ये या आप यूँ कहिए कि अपने कार्यकाल के दौरान वो कोई भी किसी भी तरह का जो भी काम करेंगे उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है। हालांकि उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन पर जो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन विद इन उनका जो टाइम पीरियड है उस टाइम नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपवाद है, ठीक है, कि राष्ट्रपति और गवर्नर को जो है दूसरे नागरिकों से यहाँ पे अलग रख कर जो उनको जो है विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे भी समानता का कहीं ना कहीं जो एक उल्लंघन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई समानता किस तरह से बात नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ 1980 में, ठीक है, जिसमें विधि का शासन इसको जो है भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया। अब देखिए, मूलभूत ढांचे का मतलब ये होता है कि अगर संविधान में संशोधन भी किया जाए तब भी इस ये जो अधिकार है, ठीक है, जो कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको जो है अब संविधान का मूल ढांचा माना गया है। और ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन आए, ठीक है। दूसरी तरफ एम नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जो इस केस ये 2007 में हुआ था, इसमें जो समानता का सिद्धांत, ठीक है, इसमें समानता के सिद्धांत को भी मूल ढांचा माना गया है हमारे संविधान का। इसलिए अब यहाँ पे समानता से रिलेटेड और कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें जो संशोधन करके कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है मूल आधार हैं, मूल ढांचे में आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें से नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 15, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव की मनाही के बारे में है कि किन किन आधारों पर राज्य के द्वारा हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए, केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव की मनाही, इन 5 आधारों पर राज्य के द्वारा किसी भी तरीके का हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ना तो दुकानों पे, सार्वजनिक रेस्टोरेंट पे, होटल्स व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। इन आधारों पर भी हमारे साथ कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क अथवा सार्वजनिक पर्यटन के स्थान जो पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य के वित्त से संचालित व सामान्य लोगों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो इन आधारों पर ना तो राज्य के द्वारा हमारे साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है, ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 में हमारे लिए ये प्रावधान किया गया है और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारे साथ इन आधारों पर कहीं भी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, इस मौलिक अधिकार के भी कुछ अपवाद बताए गए हैं यहाँ पे कि आर्टिकल 15(3) में, जैसे हमने पीछे भी बात की, जिसमें स्त्री व बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे मान लो स्त्रियों के लिए जैसे सीट्स की रिजर्वेशन की जाती है, ठीक है, या 2005 में जो घरेलू हिंसा का जो एक एक्ट बनाया गया था, खासकर लेडीज़ के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, उनके साथ, तो उससे रिलेटेड जो एक कानून बनाया गया था 2005 में, या तो ये बात ली जा सकती है। या देखिए, बच्चों के लिए किस तरह का प्रावधान किया जा सकता, जैसे हम बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उस तरह का जो स्पेशल प्रोविज़न वो किसके लिए, सिर्फ चाइल्ड्स के लिए, बच्चों के लिए है। तो कहीं ना कहीं एक अपवाद बताया गया कि यहाँ पे भेदभाव किया है दूसरी कैटेगरीज के साथ, ठीक है, जबकि बच्चों के लिए और या स्त्रियों के लिए जो खासकर स्पेशली प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(4) में भी जैसे ओबीसी के लिए उपाय यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। जो चंपक दोराई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट का जो केस होता है 1951 में, इसके द्वारा जो है यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है कि जो अदर
क्लासेज हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके लिए जो शिक्षण संस्थानों में भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन या आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसको भी एक अपवाद के तौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर भी कहीं भी समानता की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे हमने देखा आर्टिकल 14 में जब हम समानता की बात कर रहे थे, तो उसका भी एक अपवाद है ये 15(4), और डिस्क्रिमिनेशन के राइट में भी यहाँ पे भी इसको एक अपवाद के तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, ठीक है, एक स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 15(5). ठीक है, देखिए इसको 93rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है जोड़ा गया था। आर्टिकल 15(5) क्या था, जिसमें प्रोविज़न फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको जो है कहाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनको जो है रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए डायरेक्ट भी आपको ये सारे आर्टिकल्स इस तरह से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार ऐसा आता है कि मान लो प्रावधान दे दिया गया, अब जी बताइए आप कि किस अनुच्छेद में ये चीज़ कही गई है, आर्टिकल 15(4) में या 15.3 में या 5 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल 16, जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि नियुक्ति के लिए समान अवसर। ठीक है, किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है नियुक्ति के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए जो समान अवसर पहले तो स्टेट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, समान अवसर का अधिकार है हमें। दूसरी बात क्या है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान व निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में या यूँ कहें कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16(1) और 16(2) में यही चीज़ कही गई है कि हमारे साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना किया जाए राज्य या सरकार के द्वारा। हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए या रोज़गार के लिए जो हमें जो है पूरी तरह से हमें अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 16 और 16(3) और 16(4) जो है इसका अपवाद भी ठहराया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 16(3) क्या है, जिसमें निवास के आधार पर जो है प्राथमिकता दी जा सकती है। संसद के द्वारा ऐसी विधियां भी बनाई जा सकती है जिसमें किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो है उसके रेजिडेंस के आधार पर जो है प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी जा सकती है। ठीक है, या दूसरे स्टेट के, या आप यूँ कहें कि उनके साथ एक भेदभाव किया जा सकता है कि आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते, या आप यूँ कहिए कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, रेजिडेंस में जो मतलब लोकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की विधियाँ भी संसद जो है बना सकती है। तो ये एक इसका अपवाद है कि यहाँ पे फिर कहाँ पे आप इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए इक्वल है, लेकिन यहाँ पे भी आप जो है प्रायोरिटी के बेस पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि नहीं जी पहले यहाँ के लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपवाद का काम करता है। दूसरा जो 16.4 है, जैसे 15.4 में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है, तो 16.4 में क्या है कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो उनको जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात की जाती है। आपके जो एससी और एसटी कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनको जो आर्टिकल 330 और 332 के तहत जो रिजर्वेशन मिलती है। तो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है कि एससी और एसटी के लिए जो है डायरेक्ट रिजर्वेशन किस आर्टिकल के द्वारा दी जाती है। तो आर्टिकल 330 और 332 के तहत। ठीक है, अब इसमें देखिए ओबीसी का एक अलग ही मुद्दा है कि किन लोगों को जो है ओबीसी या आप अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो है मान सकते हैं, या क्या पैरामीटर्स हैं कि कौन सी क्लास को जो आप अदर बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो उसका एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करते हैं थोड़ी। तो ओबीसी का मुद्दा क्या है, देखिए जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा क्या है कि जैसे जो हम देखते हैं कि आर्टिकल 340 के अंडर क्या है। ठीक है, 340 के अंडर जो है प्रेसिडेंट की पावर है कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग बना सकता है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो कमीशन बना सकता है। इसीलिए जो है 3 कमीशन बनाए गए आज तक। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, काका कालेकर कमीशन जो 1953 में बनाया गया था, मंडल आयोग जो 1978 में, और रोहिणी आयोग 2017 में। ठीक है, अभी तक ये 3 कमीशन बनाए गए हैं फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए काका कालेकर आयोग जो 1953 में बना था, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहीं ना कहीं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने कास्ट को एक आधार माना। ठीक है, कि कास्ट के आधार पर जो है उनकी पहचान की जा सकती है। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए मंडल आयोग आता है 1978 में, ठीक है, जहाँ पे 1980 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें मंडल आयोग में ये बात की जाती है कि इनको जो है 27% रिजर्वेशन भी मिलनी चाहिए, ठीक है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, जो सोशली मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जो 27% जो है आरक्षण की बात कहीं ना कहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन इस सिफारिश को लागू कब किया जाता है? 1990 में, जब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, ठीक है, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है तो 1990 में इन्होंने जो है इसको लागू कर दिया, ठीक है। लेकिन 1993 में क्या होता है, एक इंदिरा साहनी वर्सेस इंदिरा साहनी वाद आता है, ठीक है, 1993 में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंदिरा साहनी जैसे ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि कास्ट को जो है रिजर्वेशन को जो है आइडेंटिफाई करने का एक आधार बनाया गया था। किसको आइडेंटिफाई करने का? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का आधार कास्ट को बनाया गया था। उसके अगेंस्ट ये जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया कि पिछड़ा वर्ग की पहचान का जो आधार जो जाति था उसको सही माना और 27% आरक्षण को भी इन्होंने बरकरार रखने की कहीं ना कहीं बात की है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ शर्तें रखी, ठीक है। तो क्या थी सुप्रीम कोर्ट की 3 शर्तें? सबसे पहले ये था कि ओबीसी में जो है वो नॉन क्रीमी लेयर्स को ही आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसमें जो क्रीमी लेयर्स में जो आते हैं, ठीक है, उनको जो है रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, बल्कि जो नॉन क्रीमी लेयर्स है सिर्फ उन्हीं को जो आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब नॉन क्रीमी लेयर कौन है कौन नहीं है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए रामनंदन समिति 1993 में बनाई गई थी, ठीक है, क्रीमी लेयर्स की पहचान के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि रामनंदन समिति कब या किस चीज़ से संबंधित है, या क्रीमी लेयर की पहचान के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, ठीक है, तो रामनंदन समिति। आगे है देखिए 1993 में ही कहीं ना कहीं ओबीसी की पहचान के लिए, ठीक है, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी 1993 में ही बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही, ठीक है ना। रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होगा, ये भी एक सेकंड इनकी शर्त है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगी। लेकिन देखिए कुछ एक स्टेट जैसे तमिलनाडु ऐसे स्टेट भी है जहाँ पे 50% से ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपवाद का काम करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कहीं कुछ राज्यों में जो है 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तीसरा था प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए जब प्रमोशन होगा, ठीक है, प्रोन्नति या पदोन्नति होगी तो उसमें जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक शर्त थी। लेकिन 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 होता है, जो 50वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है 2001 का, उसमें क्या होता है कि SC और ST को जो प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाता है, लेकिन OBC को नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रोहिणी आयोग, मैंने बताया कि तीसरा जो महत्वपूर्ण आयोग आया था वो था रोहिणी आयोग, जो 2007 में आया था। तो ये भी किसके अंतर्गत बनाया गया? 340 आर्टिकल के अंतर्गत किसके? राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया था ये आयोग भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस चीज़ से संबंधित थी। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 17। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन या अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत करना। देखिए इसमें छुआछूत की बात की जाती है कि आप किसी भी तरीके से छुआछूत नहीं कर सकते। किस तरह की छुआछूत मानी जाएगी? देखिए अगर आप किसी सार्वजनिक संस्था जैसे अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान में अगर आप प्रवेश करने से किसी को प्रतिबंधित करते हो, ठीक है, या पूजा स्थल पर उसको पूजा करने से रोकते हो, उसको कहीं ना कहीं छुआछूत का मामला माना जाएगा। या SC ST के लोगों के साथ, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अगर उनके साथ आप छुआछूत या जाति के नाम पर आप उनको अपमानित करते हो तो इसको भी कहीं ना कहीं छुआछूत का मामला माना जाएगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 भी बनाया गया, ठीक है, जिसको 1976 में क्या किया? संशोधित कर दिया गया और इसको बनाया गया अब सिविल अधिनियम संरक्षण अधिनियम, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसको बनाया गया, ठीक है। ये व्यक्ति व राज्य दोनों के विरुद्ध है, ठीक है, मतलब ना तो कोई व्यक्ति ना ही राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ जो छुआछूत कर सकता है, या ना ही इस तरह की राज्य के द्वारा कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिससे जो है व्यक्तियों के साथ छुआछूत का व्यवहार हो, ठीक है, या इस तरह का बर्ताव किया जाए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 17। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। देखिए उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, जिसमें देखिए राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी सिवाय मिलिट्री और एकेडमिक उपाधियों के, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा नागरिक है हमारे देश में जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है, लेकिन हमारे देश में वो किसी पद पर जो है किसी लाभ के पद पर वो आसीन है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई उपाधि ग्रहण कर सकेगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ पर भी विवाद है,
ठीक है, विवाद क्या हुआ, देखिए 1954 में क्या हुआ, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री ऐसे ऐसे अवार्ड जो है भारत सरकार ने शुरू किए थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आलोचकों ने इसका जो है इसकी आलोचना की तथा कहीं ना कहीं समानता के अधिकार के आड़े जो है इस चीज़ का कहीं ना कहीं विरोध किया। और क्या होता है कि 1977 में जनता सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन 1980 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने फिर से इसको शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो है ये केस जो है कहीं ना कहीं कोर्ट चला गया। ठीक है, बालाजी राघवन वाद जो 1994 का वो उसी से संबंधित है, बालाजी राघवन वाद। ठीक है, अब क्या था इसमें, कोर्ट में ये मामला चला गया, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे जो है टाइटल्स, ठीक है, उपाधि और पुरस्कार दोनों में कहीं ना कहीं एक अंतर या जो भेद था उसको डिस्क्राइब किया कि क्या ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न ये उपाधियां हैं या पुरस्कार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, इनको डिफाइन करते हुए ये बताया कि ये जस्ट पुरस्कार हैं। ठीक है, इसलिए इनको जो है आगे बरकरार रखा जा सकता है, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वाद में जो है ये फैसला लिया गया कि ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन अवार्ड्स को जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ये पुरस्कार हैं। ठीक है, तो ये कुछ था इसके बारे में वाद विवाद जो कुछ भी था। तो समानता के अधिकार में यही था फिलहाल आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो कुछ भी था, सारा कुछ आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमने। अब आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 आर्टिकल इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि क्लियरिटी हो, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद।